वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब होता है हमारा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? तो देखिए, जीव विज्ञान वह शाखा है, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारी मान जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है? देखिए, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या जीव विज्ञान कहिए या जंतु विज्ञान कहिए, इनका जनक जो होता है हमारे अरस्तु है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक जो है हमारे कौन है? अरस्तु है। अब देखिए, बायोलॉजी को जो ग्रीक भाषा है, बायोलॉजी को ग्रीक भाषा में दो शब्दों से बना है। बायोलॉजी जो है ग्रीक शब्द को दो से बना है। बायोलॉजी, देखिए, एक होता है बायोस, एक होता है लोगोस। बायोस में होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। लोगोस में होता है आपका स्टडी, मतलब इसको कह सकते हो द स्टडी ऑफ द लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो हुआ है, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने आपका 1801 में किया था। तब तक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे जो है हम जीव विज्ञान जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, अब हम चैप्टर पे आते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब आप सिंपल में कह सकते हो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अभी जैव प्रक्रम प्रकार कितने होते हैं? उदाहरण देखिए, एक होता है पोषण, ठीक है, एक होता है पोषण, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा होता है श्वसन, रिस्पायरेशन। तीसरा होता है परिवहन, ट्रांसपायरेशन। और चौथा होता है उत्सर्जन। ये आपके चार चैप्टर है। एक में है आपका फर्स्ट में पढ़ना आपका पोषण के बारे में, दूसरा में पढ़ना आपका श्वसन के बारे में, तीसरा में परिवहन के बारे में और चौथा में उत्सर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण मतलब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए, पोषण वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियां अपने पर्यावरण से, मतलब अपने पर्यावरण से पोषकों का पोषकों का क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। पोषकों का क्या करता है? अंतर्ग्रहण करता है। और पचे हुए भोजन का क्या करता है? अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है। वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब फिर से समझते हैं, पोषण जो है वह प्रक्रम है जिसमें जीवधारियां अपने पर्यावरण से, जितने भी जीवधारियां है वो अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं। पोषकों का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करता है या करते हैं। पचे भोजन का अवशोषण, जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वो क्या कहते हैं? आपका पोषण कहलाता है। अब देखिए, ये पोषण के प्रकार, ये पोषण के जो है प्रकार, इसके दो प्रकार होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, ऐसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। तो नेक्स्ट पेज में हम जानेंगे कि स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है। चलिए, अब हम जानते हैं, अपने पढ़ा है कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी एक विषमपोषी। तो स्वपोषी पोषण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे जीव जंतु जो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। या आप कह सकते हो ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो वो आपका स्वपोषी पोषण हो गया। या डायरेक्टली कह दो, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें आगे आपका पेड़ पौधा हो गया, एक पेड़ी पौधा है जो अपना भोजन क्या बनता है? स्वयं बनाता है। कोई दिक्कत बाबू? मतलब ऐसा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी कहते हैं। इंग्लिश में
दूसरा देखिए आपका एक विषमपोषी। विषमपोषी क्या है? स्वपोषी को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, इसको हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। विषमपोषी जो है ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषमपोषी कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है हम लोग, मानव, हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधे पे डिपेंड है, जीव जंतु पे भी डिपेंड है ना। दूसरा है बाबू जीव जंतु, जैसे मान लीजिए आपका जीव जंतु बोले जंतु, जानवर लिख लीजिए यहाँ पे, जानवर ले लीजिए। जानवर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है? पेड़ पौधे और दूसरे जानवर पे ही डिपेंड होता है। चलिए अब दूसरा देखेंगे बाबू, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है। अमीबा में भी पोषण मनुष्य की तरह ही होता है। जो अमीबा में पोषण जो होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में जो पोषण होता है बाबू ये मनुष्य की तरह ही होता है। अमीबा में जो पोषण होता है वो मनुष्य की तरह ही होता है। और खाद्य पदार्थों का पाचन शरीर के अंदर होता है। और इसके खाद्य पदार्थों का जो पाचन होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, इसका खाद्य पदार्थ है, तो फिर ये आपका इसका कूटपाद हो गया, फिर ये क्या हो गया? आपका खाद्य रिक्तिका हो गया या खाद्य कर्ण हो गया, फिर बाद में संपूर्ण क्या हो गया? अमीबा बन गया। अब नेक्स्ट हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में नेक्स्ट पेज में। अब हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मतलब पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो सूर्य के प्रकाश है उसकी उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है बाबू, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल, ये सूर्य क्लोरोफिल, पर्णहरित मतलब होता है क्लोरोफिल होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो देखिए समीकरण संतुलित नहीं होता है, इसलिए 6CO2 और 6H2O जब रिएक्शन करता है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो आपका ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु है? 6 को, जल कितने अणु है? 6 को। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज कितने अणु है? 1 को, और ऑक्सीजन कितने अणु है? अब हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। क्या बहुत बार पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो देखिए फर्स्ट है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रकाश संश्लेषण तभी हो सकता है जब सूर्य का प्रकाश का हो उपस्थित रहे। दूसरा है बाबू क्लोरोफिल आप जानते हो क्लोरोफिल का पत्ते का रंग जो होता है हरा होता है। जिस पत्ते का रंग हरा नहीं होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तीसरा है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो होते हैं सूर्य का प्रकाश होता है, दूसरा क्लोरोफिल होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और चौथा है जल। अगला टॉपिक देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट है क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल के द्वारा क्या करता है? ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। सेकेंड है प्रकाश ऊर्जा को जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना। मतलब क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। रूपांतरित मतलब बदल देता है। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन, जो जल के अणु है ना उसको हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करता है? अपघटित कर देता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा सबसे पहले बदलता है। उसके बाद जो होता है जल के जो अणु होते हैं, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करना? अपघटन करना। थर्ड बाबू कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना? कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। अगला हम जानते हैं रंध्र क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले पेज में। चलिए अब हम रंध्र के बारे में, रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रंध्र जो होता है पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो पत्ता होता है ना इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र को जो है ना स्टोमेटा को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए?
हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है, पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये भी जान लीजिए, रंध्र को जो है चाहे स्टोमेटा को हम अपने नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगा। उसके बाद हम जानते हैं प्रकाश। देखिए प्रकाश इसका जो है रंध्र का जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण में जो गैसों का आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा ही होता है। ये फर्स्ट मेन टॉपिक है, इसलिए हम इसको लिखा दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, मतलब रंध्रों द्वारा ही होता है। अब उसमें कुछ विषम स्वपोषी और विषम पोषी जो पढ़ाए थे, तो स्वपोषी तो हो गया था, विषम पोषी कुछ प्रकार बच गए थे जो इसमें हम बताएंगे। विषम पोषी के प्रकार कितने होते हैं, तो विषम पोषी के 3 गो प्रकार है। एक होता है प्राणी संपोषण, होलोजोइक, इसे कहते हैं इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर, जितना भी भोज पदार्थ होता है उसका क्या करता है, अंतर्ग्रहण, जितना भी भोज पदार्थ होगा उस सबको ठूसेगा। ठीक है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसका जो पाचन होता है शरीर के अंदर ही होता है। उदाहरण के लिए अमीबा हो गया, मानव हो गया, मानव और अमीबा जितने भी चीजें मानते हैं हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मीट मछली हो गया, पूरा जब खाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, तो जितना भी चीज हम खाते हैं उसका पाचन क्या होता है, हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही होता है। मतलब इसे कहने वाला प्राणी संपोषण जो होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को, जीव जितने भी मतलब जीव जो है जितने भी खाने वाले पदार्थ होते हैं उसका अंतर्ग्रहण करता है, उसको पूरा खाता है। ठीक है, आराम से, तथा उनका पाचन जो है शरीर के अंदर होता है। उनका जो पाचन होता है ना, जो खाना खा रहता है उसका पाचन जो होला वो कहाँ होला, शरीर के अंदर होला, पेटवा के अंदर होला। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका अमीबा हो गया और मानव हो गया। सेकंड है मृत जीवी, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो मृत जीवी जो होता है ना, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। देखिए मृत जीव अपना भोजन जो है मृत जीवों के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसी से क्या करता है, प्राप्त करता है। उसे हम जैसे क्या कहते हैं, फफूंदी और कवक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फफूंदी और कवक। चलिए अब हम जानते हैं परजीवी को हम कहते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, मतलब परजीवी जो होते हैं अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, जो परजीवी जो होते हैं अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, ठीक है, रहकर, अंदर या रह करके या बाहर रह के उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। मतलब परजीवी जो होता है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, परजीवी जो होता है अन्य, देखिए ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर बिना उसको बिना मर ले अपन भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे हमारा मछरवा देखिएगा, आएगा काटेगा, हमको मारेगा थोड़े, वो अपना भोजन प्राप्त करेगा और यहाँ से उड़ जाएगा, पूछेगा। जैसे मान लीजिए जोंक जो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीच। ठीक है, जोंक जो है अपना भोजन जो है हम लोग के खून से ही करता है। ठीक है, या आप देखिएगा जिसके शरीर में ज्यादा पिंपल्स आ जाता है, पिंपल जो ज्यादा लड़कियां जो होती है उसका शरीर पिंपल्स आता है ना, तो जोक लिंचिंग कराती है, मतलब जोक जो होता है ना, जोक से लिंचिंग कराती है। उसके बाद होता है अमर के, और उसके बाद होता है जू तो आपको दिखा दे, मतलब जू मतलब ढील होता है ना, तो ढीलवा जो होता है हमको मारता थोड़े है, काटता है और अपना भोजन क्या करता है, कंप्लीट करता है। कोई दिक्कत इसमें, फिर से समझ लीजिए, परजीवी जो होता है अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, परजीवी जो होता है अन्य जीवों के शरीर के अंदर रहकर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी। आइगोरी एग्जांपल है, जैसे कीड़िया नहीं होता है, चिलुआ पेटवा में से निकलता है, वो भी आपका परजीवी ही है, क्योंकि वो बिना मारे आपसे भोजन क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। चलिए नेक्स्ट जो है अगले पेज में हम जानेंगे। चलिए अब जानते हैं बच्चों पाचन, मनुष्य में पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले पाचन आता है। पाचन क्या है, पाचन का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में, जल में अघुलनशील भोज पदार्थ को, जो जल में अघुलनशील मतलब जो न घुलने वाला, जल में अघुलनशील भोज पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर, जल में अघुलनशील भोज पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग बनाना, जिससे रुधिर में मिलकर सारे भागों में पहुंच जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। एक बार और समझेंगे, जल में अघुलनशील भोज पदार्थों को
घुलनशील अवस्था में बदलकर, घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग बनाना, उन्हें अवशोषण के योग बनाना, जिससे रुधिर मिलकर सारे भागों में पहुंचे, जैसे रुधिर मिलकर सारे भागों में पहुंच जाए, उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये आपका मुंह गुहिका है, ठीक है। जब भी हम खाना खाते हैं अपने मुंह से ही खाते हैं, ठीक है। तो जो पाचन क्रिया जो होता है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है, ये आपका मुंह गुहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो होता है लाल ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके माध्यम से जो आप खाना खाते हैं तो जो इसको इंग्लिश में हम सलाइवा बोलते हैं। तो जब हम भोजन खाते हैं तो लाल ग्रंथियां जो है हमारे मुंह में आकर क्या करती है, जो भोजन है उसको पूरा गीला कर देती है, और ये आपका ग्रसिका है, इसको इंग्लिश में हम ऑसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, या नली द्वार भी बोलते हैं, ठीक है। जब भोजन इसके माध्यम से कहाँ आता है, हमारा सीधा आता है स्टमक में, पेट में आता है, ठीक है। उसके माध्यम से कहाँ आता है, हमारा छोटी आंत में आता है। जो भोजन पचा हुआ भोजन होता है वो छोटी आंत में रह जाता है, और जो अनपचा भोजन होता है वो छोटी आंत के माध्यम से बड़ी आंत में पहुंच जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद जो है ये एनस के माध्यम से, ये क्या होता है, एनल लिखा है, एनस के माध्यम से क्या होता है, ये जो है बाहर निकल जाता है। तो हम इसके सारे भागों को एक बार ये करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बाबू मुख तथा मुख गुहिका, मुख गुहा, ठीक है। मुख तथा मुख गुहा, देखिए मुख गुहा जो है, मुख द्वार हम भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए मुख द्वार से हम भोजन का करते हैं, ग्रहण करते हैं। मुख में लार नामक ग्रंथि पाया जाता है, बताया ना, मुख में क्या कहता है, लार नामक ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। जिससे निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायक होता है। जिससे निकलने वाला लार जो होता है भोजन को निगलने में क्या होता है, आपका सहायक होता है। लार जो होता है, लार टाइलिन एंजाइम को, लार में टाइलिन एंजाइम होता है, लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है। लार जो है लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है उसको क्या कहते हैं, शर्करा में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब है मुख द्वार से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख द्वार से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख में लार नामक एंजाइम पाया जाता है, लार नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। जिससे निकलने वाला लार भोजन को निकलने में सहायता करता है। निकलने वाला जो लार है ना वो भोजन को निकलने में करता है, सहायता करता है। लार में जो है टाइलिन एंजाइम जो होता है, लार में टाइलिन एंजाइम को क्या करता है, शर्करा में बदल जाता है, शर्करा में क्या होता है, बदल जाता है। चलिए अब ग्रसिका को जानेंगे। ग्रसिका जो होता है आपका वो क्या होता है, जो है यहाँ पे ग्रसिका ऑसोफेगस। ग्रसिका जो होता है निगल द्वार से भोजन में जाता है। निगल द्वार से कहाँ जाता है, निगल द्वार से भोजन में जाता है ग्रसिका। देखिए निगल द्वार से जो है ना भोजन जो है ग्रसिका में जाता है, ठीक है। ग्रसिका से कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। निगल द्वार से भोजन कहाँ जाता है, निगल द्वार से भोजन जाता है, निगल द्वार से भोजन जाता है ग्रसिका में, और ग्रसिका से कहाँ जाता है, आमाशय में, ठीक है। ग्रसिका से भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। तो देखिए निगल द्वार से, देखिए ग्रसिका जो होता है निगल द्वार से भोजन जो है कहाँ जाता है, ग्रसिका में, और ग्रसिका से कहाँ जाता है, आमाशय में चला जाता है। अब देखिए अब आमाशय क्या होता है, आमाशय जो होता है ये क्या होता है, स्टमक। आमाशय को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक, ठीक है। तो ये आमाशय क्या होता है, तो आमाशय देखिए आमाशय में भोजन आता है। सबसे पहले आमाशय में भोजन का कहता है, भोजन आता है। इससे जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जठर नामक जो है ग्रंथि पाया जाता है। जठर नामक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर नामक ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस जैसे HCl हो गया आपका, पेप्सिन हो गया, रेनिन जो है इसमें पाया जाता है। किसे समझते हैं बाबू, आमाशय। देखिए आमाशय में भोजन आता है, सबसे पहले आमाशय में भोजन आता है। इससे जठर नामक ग्रंथि, इसमें आमाशय में क्या होता है, जठर नामक ग्रंथि पाया जाता है। जठर नामक ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर नामक ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और ये जठर रस जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन इसमें पाया जाता है। अब जानेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है और रेनिन क्या होता है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl जो है भोजन क्या करता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है। और आगे जो कठोर कण होते हैं, उसके आगे जो कठोर कण होते हैं उसे क्या करता है, गलाता है। उसे क्या करता है, गलाता है। देखिए HCl काम समझ में आएगा ना। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका काम जो है भोजन को अम्लीय बनाना। सबसे पहला काम इसको भोजन मिलेगा उसको क्या करना, अम्लीय बनाना। और इसको आगे जो कठोर कण है उसे क्या करना, गलाना।
सेकेंड है बाबू आपका पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है, जो प्रोटीन होता है उसको क्या बदल देता है, पेप्टाइन में बदल देता है। उसके आगे होता है आपका रेनिन। रेनिन जो होता है हम लोग दूध पीते हैं, दूध को फाड़ कर उसमें घुलन जो घुल कर उसमें जो घुलन होता है, जो घुल क्या होता है, कैसीन को अलग करता है। उसमें जो कैसीन होता है उसको क्या करता है, अलग कर देता है। फिर से समझेंगे, रेनिन जो होता है दूध को फाड़ कर उसमें उसमें घुलन जो घुल कर कैसीन को क्या करता है, अलग कर देता है। तो सबसे पहले जो है हमारा पाचन क्या होता है, मुख से शुरू होता है, उसके बाद कहाँ आता है, ग्रसिका में आता है, उसके बाद आमाशय में आता है, और आमाशय में आपका क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। और आमाशय के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। अब हम जानते हैं आमाशय के बारे में पढ़े हैं। इसमें आमाशय के बारे में एक और टॉपिक है। आमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक रहता है। आमाशय में भोजन जो रहता है वो कम से कम 3 से 4 घंटा तक ही रहता है, ठीक है। और भोजन को इस स्वरूप को काइम कहते हैं। आमाशय में जो भोजन जो है 3 से 4 घंटा रहता है और भोजन के इस स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। कोई दिक्कत वाला? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जानेंगे कि छोटी आंत क्या है। छोटी आंत क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए, आमाशय में भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। आमाशय से जो भोजन पहुंचता है कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। और ग्रहणी से भोजन कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचता है। मतलब कहने का मतलब ये है, आमाशय से भोजन जो है वो ग्रहणी में पहुंचता है और ग्रहणी से भोजन कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में आता है। देखिए, और छोटी आंत में जो भोजन होता है, भोजन का अत्यधिक भाग पाचन होता है। जो छोटी आंत में जो होता है भोजन का जो अत्यधिक भाग होता है वो क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है तथा अवशोषण मतलब बेकार जल तथा भोजन ही बचते हैं। जो पचे हुए भोजन होते हैं वो तो छोटी आंत में रहते हैं और उसके बाद जो होते हैं, जो बेकार जल होते हैं और बेकार भोजन होते हैं वो बचते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? देखिए ठीक से समझिएगा। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। देखिए, आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चों, आमाशय से भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है, ठीक है। और ग्रहणी से कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। आमाशय से भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है और ग्रहणी से कहाँ पहुंचता है, आपका छोटी आंत में आता है, ठीक है। और छोटी आंत में जो भोजन होता है, मतलब अत्यधिक भोजन का होता है, अत्यधिक भोजन का होता है, पाचन हो जाता है। छोटी आंत में जो है अत्यधिक भोजन का होता है, अत्यधिक भोजन का पाचन हो जाता है तथा अवशोषण माने बेकार जल जो है, बेकार जल तथा भोजन जो है यही बचते हैं। अब देखिए बड़ी आंत, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो जो छोटी आंत से जो अवशिष्ट मतलब खराब पदार्थ बड़ी आंत में आता है, छोटी आंत से जो खराब या अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में आता है, फिर गुदा द्वार से बाहर निकलता है। गुदा द्वार मतलब होता है एनस। एनस से क्या होता है, बाहर निकलता है। देखिए, जब पचा को जब देखिए आमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक रहता है। उसके बाद छोटी आंत, जो आमाशय के बाद जो भोजन जो है ग्रहणी में पहुंचता है, आमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है और ग्रहणी से कहाँ आता है, छोटा आंत में। और छोटी आंत में क्या होता है, अत्यधिक भोजन क्या होता है, यहाँ पे पच जाता है। और जो बचा हुआ भोजन होता है वो हमारा बड़ी आंत में आता है। जब बड़ी आंत में आता है तो देखिएगा पेट में गुड़ुर 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 करने लगता है, ठीक है। और ये जो जब ये अनपच जो खराब पदार्थ है वो बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत के माध्यम से जो है एनस के माध्यम से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। जो आप देखते हो बाहर हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ लाइव सेशन की व्यवस्था है। आप ज़्यादा संख्या में लाइव भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।